नमस्कार श्रोताओं, नित्य दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्ययन विषय है साझेदारी संलेख क्या होता है, इसमें कौन सी बातें शामिल होती हैं और इसके अभाव में साझेदारी अधिनियम 1932 के कौन से नियम लागू होते हैं जिनका पालन करना साझेदारों के लिए अनिवार्य होता है। इस पर अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं साझेदारी व्यवसाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है जो किसी व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हैं। यह अनुबंध के आधार पर स्थापित होता है। यह अनुबंध क्या है? इसके नियम और इसकी शर्तें हैं जो लिखित और मौखिक दोनों रूप में हो सकती हैं, जिस पर सभी साझेदार आपस में अपनी सहमति देते हैं और व्यवसाय को स्थापित करने का निर्णय लेते हैं। यह सहमति यदि सिर्फ मौखिक रूप में हो तो ठहराव एग्रीमेंट कहलाती है, जिसे हम नियम भी कह सकते हैं, साधारण साझेदारी की शर्तें भी कह सकते हैं। लेकिन यदि भविष्य के झगड़ों से बचने के लिए और विवादों से बचने के लिए हम इसे लिखित रूप देने का निर्णय लेते हैं तो इसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। अब ये लिखित रूप में शर्तें और नियम होती हैं और इन पर सहमति के तौर पर साझेदारों के हस्ताक्षर भी होते हैं, इसलिए अब ये वैध प्रपत्र बन जाती हैं। इसलिए अब लिखित रूप में जो ये शर्तें हैं इन्हें हम साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं और ये साझेदारी संविलियन, साझेदारी अंतर्नियम के नाम से भी प्रसिद्ध है। आइए इनमें किन बातों का वर्णन एक साझेदार करता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले साझेदार अपने फर्म का नाम और पता इसमें लिखता है। दूसरे नंबर पर वह सभी साझेदार जो इस फर्म में साझेदार के रूप में हैं उनके नाम क्या हैं, उनके पते क्या हैं, उसका वर्णन करता है। उसके बाद वह व्यवसाय में सभी साझेदारों ने कितनी पूंजी लगाई है, किस रूप में लगाई है, परिवर्तनशील है या स्थायी रूप में है, इन सब का स्पष्ट उल्लेख करता है। पूंजी के संबंध में या आहरण के संबंध में जो ब्याज की राशि है वो कितनी होगी, वो देना है या नहीं देना है, इन सब के बारे में वर्णन करता है। तत्पश्चात वो व्यवसाय की प्रकृति, किस तरह का व्यवसाय खोला जा रहा है, अवधि के आधार पर है या स्थिरता के आधार पर है, उस व्यवसाय की प्रकृति यानी फर्म के व्यवसाय के कारण को लिखता है कि किस कारण से व्यवसाय स्थापित किया गया है। उसके बाद साझेदार द्वारा व्यवसाय की अवधि लिखी जाती है कि यह व्यवसाय कितने समय के लिए स्थापित किया गया है। यदि अवधि पूर्ण हो जाती है तो क्या उसे समाप्त किया जाएगा या नहीं, इसका भी वर्णन इसमें स्पष्ट रूप से किया जाता है। आहरण अगर साझेदारों द्वारा निकाले जाते हैं तो कितने निकालने हैं, एक व्यक्ति की निश्चित सीमा कितनी होगी, इनका भी वर्णन इसमें किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, लाभ विभाजन किस किस अनुपात में होगा, कौन इसमें सक्रिय साझेदार होगा, कौन निष्क्रिय होगा, इसका भी वर्णन इसमें स्पष्ट रूप से किया जाता है। यदि कोई सक्रिय साझेदार है तो क्या उसे लाभ हानि के अतिरिक्त पारिश्रमिक या कमीशन भी दिया जाएगा, इसका वर्णन भी इसमें किया जाता है। ख्याति का यदि मूल्यांकन करना पड़ा तो कौन से आधार को अपनाया जाएगा, प्रवेश करते समय ख्याति किस तरह से मूल्यांकित की जाएगी, व्यवसाय को छोड़कर जाने वाले साझेदार के संबंध में ख्याति का किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा, इसका भी पूर्ण वर्णन होता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय या मृत्यु के समय या अवकाश के समय किस तरह से निपटान किया जाएगा, इसका भी पूर्ण वर्णन इसमें होता है। एक साझेदारी फॉर्म में क्या अधिकार कर्तव्य होंगे, इनका भी वर्णन इसमें किया जाता है। बैंक खाते किस तरह से रखने हैं, आकेंक्षण के क्या तरीके अपनाने हैं, साझेदार की लेखांकन प्रक्रिया क्या होगी, ये सब का वर्णन इसमें किया
जाता है। यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई तो उसको निपटान करने का तरीका कैसे किया जाएगा, सबकी सहमति से उसे निपटान किया जाएगा या किसी एक साझेदार की कर्तव्य को निर्धारित किया जाएगा उसके निपटान के लिए, इन सब तथ्यों का इसमें उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें हर साझेदारी फर्म अपनी इच्छा के अनुसार अपनी शर्तों को तय कर सकती है, उसे कम या ज़्यादा निश्चित कर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि यदि साझेदारी संलेख लिखित रूप में ना हो, यानी डीड के रूप में ना हो, केवल मौखिक रूप से तय किया गया हो और कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में निपटान कैसे होगा, क्योंकि मौखिक नियम की मान्यता न्यायालय स्वीकार नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में साझेदारी अधिनियम, जिसके तहत साझेदारी व्यवसाय स्थापित होता है, जिसे हम बोलते हैं साझेदारी अधिनियम 1932, उसमें 8 नियमों का वर्णन है जिनका पालन करना होता है। यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाई है, यानी हमने अगर लिखित रूप में शर्तें तय नहीं की हैं, सिर्फ मौखिक रूप से की हैं, तो हमें 1932 साझेदारी अधिनियम के कानून का पालन करना होता है, जो 8 नियम को प्रकट करते हैं। जो सबसे पहला बताता है लाभ हानि अनुपात समान हो, यानी अगर लिखित रूप में साझेदारों के लाभ हानि अनुपात का वर्णन नहीं है तो कानून के अनुसार सबको समान रूप से लाभ हानि मिलने चाहिए, चाहे वह साझेदार सक्रिय है या निष्क्रिय है। आहरण पर ब्याज, साझेदारी संलेख के अभाव में जो आहरण पर ब्याज है वो नहीं लिया जाएगा। याद रखिए, नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार पूंजी पर भी ब्याज साझेदारों को नहीं दिया जाता, पूंजी पर भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। पारिश्रमिक, साझेदारी संलेख के अभाव में सक्रिय साझेदार को अतिरिक्त कार्य करने पर किसी प्रकार का वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। यह माना जाता है कि वह इसका कर्तव्य है कि वो व्यवसाय को चलाए। उसके बाद ऋण पर ब्याज के संबंध में साझेदारी संलेख में प्रावधान है जो 6% वार्षिक दर से अवश्य दिया जाना चाहिए। याद रखिए, ऋण पर ब्याज दिया जाता है केवल, जबकि पूंजी पर और आहरण पर ब्याज लिया नहीं जाता। उसके पश्चात फर्म के संचालन में सभी को भाग लेने का स्वतंत्र अधिकार है। जो भाग लेना चाहता है वो सक्रिय रूप से इसमें कार्य कर सकता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय सबको एक दूसरे से सहमति लेनी होगी कि नए साझेदार को प्रवेश करवाया जाए या ना करवाया जाए। यह सहमति, आपसी सहमति अनिवार्य होती है। और फर्म की पुस्तकों के निरीक्षण के संबंध में विधान कहता है कि किसी भी साझेदार को अपने व्यवसाय की पुस्तकों को जांच पड़ताल, उसकी प्रतिलिपि लेना, इस सब का पूर्ण अधिकार होता है। वो किसी भी समय कार्य की प्रतिलिपि ले सकता है। तो ये 8 नियम साझेदारी संलेख के अभाव होने की स्थिति में लागू होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपने इसे ध्यान से सुना होगा और आपके समझ में भी आया होगा। नित्य दर्शन पे बने रहिए और इस तरह के अन्य अध्ययन संबंधी विषयों से जुड़े रहिए। इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना कभी ना भूलिए। हमारे अकाउंट्स के चैनल एक्नो से भी जुड़िए। धन्यवाद।